कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू हैं तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर कश्मीर मेरे कश्मीर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, गोलियों की घनगरज, जख्मियों की आहो पुकार और बारूद के धुएं में एक और साल बीत गया और कश्मीर के मजलूम बाशिंदों की आज़ादी का सूरज तुलू ना हो सका। उनके दुखों में कोई कमी नहीं आई। 80 लाख आबादी वाले खित्ते में 8 लाख भारतीय फौजी दंदना रहे हैं, खून बहा रहे हैं और लाशें गिरा रहे हैं। हर दश्त कश्मीरियों पर एक खूनखार फौजी बंदूक ताने खड़ा है। इसके बावजूद कि भारतीय हुक्मरानों को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर जाबिराना कब्जा बरकरार रखने के लिए शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए भारतीय फौज को निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम के इंतहा के आखिरी हद भी उन्होंने पार करते हुए उन्हें एक अरसा बीत गया है। लेकिन ये दुनिया मकाफाते अमल है। कश्मीरियों पर मजालिम ढाने वाले भारतीय फौजी अब खुद अपने असलहे से खुदकुशियां कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, भूख हड़तालें कर रहे हैं, अपने अफसरान को कत्ल कर रहे हैं और फौज से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अपने दुख और दर्द की दास्तानें मीडिया के जरिए दुनिया को सुना रहे हैं। अपनी ही फौज के जर्नैलों के जुल्म और इनके करप्शन की दास्तानें भी बेनकाब हो रही हैं। अब तक कश्मीरी 6 लाख से ज्यादा जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, मगर आज़ादी के इन मतवालों को 8 जुलाई 2016 को एक नया जज्बा मिला, जब बुरहान मुजफ्फर वानी को दहशतगर्द हिंदू फौज के हाथों शहादत का रुतबा मिला। लाखों कश्मीरियों ने शहीद के जनाजे में शिरकत की और पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन किया गया। उस दिन से लेकर आज तक कश्मीरी सड़कों पर हैं। बर्फानी सर्द मौसम में भी उनका जज्बा आज़ादी पूरी तरह गर्म है। गुज़श्ता एक साल में 310 बेगुनाह अफराद शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें 9 ख़वातीन और 42 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से 40 अफराद को दौरान हिरासत वहशियाना तशद्दुद से शहीद किया गया, जबकि बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत से अब तक पैलेट गन के मोहलिक छुरों से 7,500 अफराद जख्मी हो चुके और 1,390 की बिनाई खत्म है। बड़े पैमाने पर आंखों के ज़िया की वजह से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2016 मुर्दा आंखों का साल करार दिया है। गो के भारतीय हुकाम 1000 से ज्यादा अफराद की बसारत छीनने में कामयाब रहे, लेकिन अहले कश्मीर की बसीरत और पाकिस्तान से मोहब्बत छीनना उनके बस में नहीं। पैलेट गन के अलावा दीगर हथियारों से 16,800 अफराद जख्मी हुए, 11,790 पाबंदे सलासिल और 965 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद किए गए, जिनमें से 90 साल के बुजुर्ग और 5 साल के बच्चे भी शामिल हैं। दुकानों और मकानों समेत 65,060 अमलाक को तबाह, 55 स्कूल नजर आतिश और 3,561 खवातीन से बदअखलाकी की गई, जबकि कई खवातीन अपने शीरख्वार बच्चों समेत जेलों में कैद हैं। इस पर बस नहीं, नौजवानों को जेलों में बिजली के झटके दिए जाते हैं, केमिकल में जिंदा डाले जाने और जिंदा जलाए जाने के भी बेतहाशा वाकयात सबके सामने हैं। लेकिन अफसोस, ना तो नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों को ये सब कुछ नजर आता है और ना ही किसी का दिल पिघलता है। आज भी हर साल की तरह जलसे हुए, तकरीरें हुई, मजम्मतें हुई, अखबारों में कॉलम छापे गए, लेकिन अमली तौर पर पिछले 70 साल में आखिर किया क्या गया? क्या कश्मीरियों का खून लाल नहीं? क्या वहाँ बसने वाले इंसान नहीं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा आखिर कब अमर होगा? क्या ऐसा हो भी पाएगा या नहीं, या भारत अपने अटूट अंग का खोखला नारा लगाकर ही दुनिया पर इस जन्नत को दोजख से बदतर बनाने में लगा रहेगा और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी? इस पर आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि जैसे जैसे पाक सरजमीन पार्टी में MQM से वाबस्ता तंजीमी ढांचे के जिम्मेदारान शामिल हो रहे हैं, मुस्तफा कमाल की बॉडी लैंग्वेज और तकरीरों में माजी की सियासत का रंग नुमाया नजर आता जा रहा है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल ने ऐलान किया कि मुख्तलिफ पार्टियों के 300 से ज्यादा जिम्मेदारान और ओहदेदार पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर का जो ताल्लुक है, ओहदेदार जो है, इनका ताल्लुक MQM से है। बेशक कराची की हालत जार के जिम्मेदार MQM रही है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। PSP में MQM के अलावा भी लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनका मकसद क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है
کہ آخر پی ایس پی نے ایسا کون سا فلٹریشن پلانٹ لگایا ہوا ہے جس سے تمام فلٹریشن پلانٹ لگایا ہوا ہے جس سے تمام جو ایم کیو ایم والے ہیں یہ پاک صاف اور معصوم بن جاتے ہیں, نیک ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کو ایک بات یقیناً یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جلسوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے سے پاکستان کی محبت دل میں نہیں آ جاتی, اور خاص طور پر اس وقت جب یہ جھنڈا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو. پروگرام میں اس پر بھی آج ہم اپنے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ ظفر ہلالی صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. خاور, آپ سے شروع کرتی ہوں. ہر سال 5 فروری کو کشمیر ڈے منایا جاتا ہے, جلسے جلوس ریلیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے, جو بھارتی ہے ان کے جبر کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں, لیکن کیا ہم کشمیریوں کی ان امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں جو کشمیری شہداء کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بیٹے ہم سے لگائے ہوئے ہیں؟ شازیہ, اگر میرے سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا بالکل نہیں, ہرگز نہیں, اور میرے خیال میں ہم بری طرح فیل ہوئے ہیں. میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف 90 سے اور اب 2017 آ گیا ہے, تو ہر سال ہم یہی 5 فروری مناتے ہیں, ہر سال ہم چھٹی مناتے ہیں. اب تو چھٹی کے دن لوگ, آپ نے دیکھا پتنگیں اڑا رہے ہیں, لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں. ایک ایشو جو اب کشمیریوں نے ایک دفعہ دوبارہ اس کو پوری دنیا کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ زندہ کر دیا ہے, وہ اس کی وجہ وہ پھر خود بنے ہیں. جہاں پہ ہمارا رول ہونا چاہیے تھا کسی موقع کے اوپر, اور ابھی بھی ہونا چاہیے, وہ ہم بالکل بڑی بری طرح اس کو ہم نے اپنے رول کو اپنانے میں ناکام ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے, اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, کیونکہ ہر شخص یا ہر طالب علم جو میری جنریشن کا ہے وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا کشمیر کا حل کبھی نکل پائے گا مستقبل میں, نیئر فیوچر میں یا ڈسٹنٹ فیوچر کے اندر. جو میں زیادہ رول تو ہمارے سیاستدانوں کا بنتا ہے, ماضی میں ان کا رول دیکھیں, ان کا اب دیکھیں, انہیں اچھا اس کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ دونوں سائڈز کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, دونوں کا میرے خیال میں دونوں کا رول بنتا ہے. اچھا اب یہ کہ اس کا حل کیسے نکلنا ہے. حل دیکھیں, پوری دنیا کے اندر ممالک کے درمیان ایشوز ہوتے ہیں, اور وہ ایشوز کو اب حل کرنے کے لیے کچھ آپ کو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جانا پڑتا ہے. پاکستان کا جو موجودہ حالات کے اندر رول کیا بنتا ہے, رول یہ بنتا ہے کہ کشمیریوں نے اس ایشو کو دوبارہ الائیو کر دیا. ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو انہوں نے مومنٹم کریٹ کر دیا, اس مومنٹم کو لے کے آگے چلنا ہے. ساری دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے, یہاں پہ بھارتی ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیا جا رہا ہے, لوگوں کی آنکھیں لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, وہاں پہ عصمتوں کی جو لٹ رہی ہیں, اور ان کو ہم نے اس کا دنیا کو سامنے بتانا ہے. لیکن ہم کر کیا رہے ہیں, ہوتا کیا ہے, کیا یو این جنرل اسمبلی کے اندر ہم اس لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کر سکے ہیں؟ کیا ہم ہمارے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں کیا ان کے سامنے اس کشمیر ایشو کو اس لیول پہ لے کے جا سکیں جس پر لے کے جانا چاہیے تھا؟ یہ بات تو طے ہے کہ کسی موقع پہ انٹرنیشنل پاورز کو جب یہ احساس ہوگا کہ اس ایشو کو حل ہونا ہے تو حل تو اسی وقت ہونا ہے. میرے خیال میں پاکستانی اور انڈین لیڈرشپ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کسی موقع پہ یہ کسی ان کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ آ جائے یا ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار اس کو حل کو کرنا ہے, اس کو حل کریں گے. علی صاحب بات یہ ہے کہ پھر ہر سال 5 فروری کا ایک کشمیر ڈے منانے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. نہیں ہے, اور میرے خیال میں ہوگا بھی نہیں. مگر یہ کہنا کہ پاکستان ہیز فیلڈ, دیکھیے یہ کوز آف کشمیر جو ہے, جتنا بھی ہم پاکستانی کہیں یہ ہمارا کوز ہے, ایکچولی یہ کوز ہے لوکل کو, یہ ہے کشمیریوں کا کوز. اور اب تک اٹ از وی, ہم آگے اپنا ڈنڈورا لے کے جا رہے ہیں کہ یہ کشمیر, یہ کشمیر. وہ لوکل انپٹ جو ہونا تھا شازیہ, وہ لوکل انپٹ وہ غدار کشمیریوں کے جو لیڈرز بنے لائک شیخ عبداللہ اور وہ پورا عبداللہ فیملی, عمر فاروق, بخشی غلام محمد اور دوسرے مفتیز, اور یہ جو ہے انہوں نے کشمیریوں کو مس لیڈ کیا ہے کچھ حد تک کہ بھئی نہیں, ہمارا جو اٹیچمنٹ ہے ہندوستان کے ساتھ یہی, اس کو کاروائی اس کو کرو. مگر اب پہلی دفعہ کشمیر کا, اور میں کہتا ہوں سب کانٹیننٹ کا, ایک شیخ غویرہ نکلا ہے, وہ آدمی who has caught the imagination of the Kashmiris, اور وہ ہے برہان الدین وانی. اب جب ان کا لوکل انپٹ آ گیا ہے, آپ دیکھیے تو صحیح, جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا, ویری گڈ انٹروڈکشن بائی دا وے, جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ کس نے یہ کیسے وہ آ کے
اور نیو یارک ٹائمز بھی اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. اگر آپ پاکستانی ڈپلومیٹ جا کے کچھ کہے یا پاکستانی پرائم منسٹر, nobody bothers. مگر جب ایک کشمیری جاتا ہے ایک آنکھ کے ساتھ اور بولتا ہے اور اپنا شرٹ نکال کے بتاتا ہے کہ یہ میں صرف ان 1,000 میں ہوں جو یہ سے, امیجیٹلی لوگوں کو سنسیریٹی لگتی ہے, جینیونس لگتا ہے. تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ فائنلی, یہ ہمارا قصور نہیں ہے, کہ فائنلی کشمیریز جو ہیں وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کوز ہے اینڈ وی شوڈ بی ان دی لیڈ. صحیح, مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر عالمی برادری کی خاموشی کیا پیغام دیتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. قاہرہ صاحب کو لیتے ہیں لائن پہ, اس سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ شازیہ, میں ریسپیکٹفلی تھوڑا سا ڈیفر کروں گا حرالی صاحب سے. دیکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے انڈیا پاکستان کا ایک انکمپلیٹ جو ڈویژن ہے وہ اس کا حصہ ہے, تو جب تک اس کو, اگر اس ڈویژن کو کمپلیٹ ہونا ہے تو پاکستان اور انڈیا کو کسی لیول پر رول پلے کرنا تھا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ کشمیریوں نے اپنا جو ایک لیڈ رول تھا وہ لے لیا ہے. اب ان کو جو سپورٹ کرنی ہے وہ پاکستان نے کرنی ہے. آپ کے پاس اے جے کے ہے, انڈیا والے کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کشمیر ہے ان کا حصہ ہے, لہٰذا کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو آج دونوں ممالک کو کٹھے بیٹھنا ہے. اور ہمارا اس ٹائم رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم کشمیر کے ایشو کو جتنا زیادہ سے زیادہ, ہمیں 2 قدم آگے بڑھ کے, ایگزیکٹلی, ہم نے یو این جنرل اسمبلی, یو این سیکیورٹی کونسل اور دنیا کے جتنے بڑے فورمز ہیں, ہم اس ایشو کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. کشمیری اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ اکانومی ہے. اب دنیا کا امریکہ سے لے کے کینیڈا, آسٹریلیا, یورپین یونین سارے لائن میں لگے ہیں اس مارکیٹ کو ایکسیس کے لیے. اب پچھلے دنوں آپ جب انڈیا کشمیر کے اندر یہ ساری بربریت ہو رہی ہے, آپ کسی بھی دن آپ دنیا کے بڑے بڑے نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو فرنٹ پیج پہ وہ کشمیر کا نہیں نظر آئے گا, ظلم نظر نہیں آئے گا, نظر نہیں آئے گا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آئے گا جیسے پوری دنیا میں مسلمان دہشت گرد نظر آتے ہیں. کبھی ایڈیٹوریل لکھ دیں گے, کبھی کبھار کوئی اوپینین پیج پہ کوئی لکھ دے گا, لیکن جو ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان کی طرف سے ہونا ہے. اور پاکستان بینگ اے نیوکلیئر پاورڈ کنٹری, یہ دنیا کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ کل کلاں کو اگر پاکستان انڈیا کسی لیول پہ اگر ان کے درمیان کلیش ہوتا ہے, کلیش کس پہ ہونا ہے؟ کشمیر پہ ہونا ہے, کیونکہ کشمیر پہ آلریڈی آپ 2-3 جنگیں لڑ چکے ہیں. لہٰذا دنیا کو آپ نے یہ بتانا ہے کشمیر کا مسئلہ آپ کو حل کروانا ہے. اگر آپ حل نہیں کروائیں گے تو جتنی آپ انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر کر رہے ہیں اور جتنا آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر کے اندر انڈیا کو اس خطے کے اندر ایک بڑا ایک رول دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے پوری دنیا, امریکنز پرٹیکولرلی اگینسٹ چائنا, تو پاکستان کو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور یہ دنیا کو میرے خیال میں کرنا ہے. لیکن کیسے کرنا ہے؟ اپنی پالیسیز کے ذریعے کرنا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ہلال صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر وی ڈونٹ لیو ان دیٹ پرفیکٹ ورلڈ. ہم بہت کوشش کرتے ہیں مگر ورلڈ سننا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے کہ جو انہوں نے کہا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ انڈیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ادھر ٹریڈ دیتے ہیں, ادھر ایکسپورٹس امپورٹس ہر قسم کی کوآپریشن دیکھتے ہیں. انڈیا 1.2 بلین ہے, آبجیکٹ کرتا ہے. ہمارے کہنے سے اور ہمارے سر پیٹنے سے بات نہیں ہوگی. اور یہ جو بات انہوں نے کہا نیوکلیئر پاور وی کین گو ٹو وار, بڑی اچھی سجیشن ہے. تو میں تو ہر وقت کہتا ہوں ریز دا ٹیمپریچر. جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہوتی, جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہے. دیکھیں میں ہرگز نہیں کہہ رہا جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہے, لیکن آپ جنگیں لڑ چکے ہیں. آپ 2001 میں بھی آئی بال ٹو آئی بال سچویشن پہ آپ گئے تھے, تو کیا حاصل ہوا؟ حاصل کچھ نہیں ہوا. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلہ آپ کا ہے, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 پارٹیز ہیں. پاکستان ایک پارٹی ہے, آپ مانے یا نہ مانے آپ پارٹی ہیں, اور آپ اس جو رسپانسبلٹی آپ اس کو اتار کے نہیں پھینک سکتے. آپ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا کے دنیا کو آپ یہ دنیا کے سامنے کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ کریں گے, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یا یہ کہ کبھی کبھار اگر آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے سوچ لیا کہ 15-20 آپ نے ایم این ایس کو خوش کرنا ہے تو پوری دنیا کے اندر آپ نے انوائس بنا کے بھجوا دیا, ان لوگوں سے بات کریں, ان کو الف بیک بھی نہیں پتا کشمیر ایشو کا. وہ گئے گھوم پھر کے آگے, کوئی پیرس گیا, کوئی لنڈن گیا, کوئی یورپین یونین گیا, گھوم پھر کے آگے. دنیا میں میسج نہیں جاتے. اور شازیہ ہم نے وہاں پہ یہ سوال ریز کیا کہ یہ جو لوگ گئے تھے واپس آگے کسی نے نیشنل اسمبلی میں رپورٹ جمع کروائی کہ میں پیرس میں گیا یا میں یون میں گیا یا میں نیٹو میں گیا, وہاں پہ یہ ایشو کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ کیا؟ کسی نے کوئی رپورٹ نہیں جمع کروائی. تو پاکستان بینگ اے پارٹی ٹو دس ایشو, اس کو میرے خیال میں ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو ایسے میں ایسی بھارتی ریاستی دہشت گردی میں جو عالمی برادری ہمیں میسج کیا دے رہی ہے, کیا میسج چھوڑ رہی ہے دنیا کو؟ یہ
मैसेज जो आपको आलमी बरादरी से मिल रहा है वो ये है कि मॉरल, अगर आपका कॉज मॉरली गुड है, उसका मतलब नहीं है कि हम मैसेज मिल रहा है हमारा ज़मीर मर गया, शायद उनका नहीं, उनका ज़मीर मर गया, वही ना, शायद वो ये मैसेज देना कि हमारा तो ज़मीर मर गया। फलस्तीन कॉज हमारे एज गुड एज आस, इधर तो और भी बदतर होते जा रहा है। मैं इंतहाई माजरत के साथ मुझे दुनिया को एक ऐसा इशू बता दी जो मोरालिटी पे हल हुआ, मोरालिटी पे आजकल के जो रियल पॉलिटिक्स वर्ल्ड जहां पर, आई एग्री विद यू, मगर ये नहीं एग्री करती हम। आप देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा रेज द टेम्परेचर, कितने दफे मैंने कहा डिप्लॉय योर मिसाइल्स, और कहो हम इस पे जंग में जा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर होगा। आप जो आप स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? मैं आपसे देखिए, जब मसला हुआ बॉम्बे टेररिज्म का, ठीक है ना, क्यों जंग नहीं हुआ उस वक्त? आप समझते हैं अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते, अगर हम ये नहीं करते कि अगर आप आएंगे हम इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं आते, वो बिल्कुल आ जाते। और फिर अभी जो उरी और पठानकोट जो है, बिल्कुल वो आ जाते। वो इसलिए नहीं आए कि दे नो कि हमारा रिटेलिएशन होगा और एक जंग होगा। नाउ यू कैन नॉट ऑल द टाइम। देखिए, मैं तो कहता हूं कश्मीर के अलावा मैं कहता हूं कि ये जो टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं, अगर आप इसको सस्टेन कर सकें, आपकी इतनी अच्छी डिप्लोमेसी है कि आपको इस लेवल ऑफ टेंशन अपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इंडिया विल बी सीन टू बी एन अनस्टेबल कंट्री जो किसी वक्त वॉर में जा सकते हैं और उनका नुकसान होगा। दैट्स अ गेम। नहीं हलाली साहब, मैं वही कह रहा हूं कि जो मैं आर्गुमेंट ले रहा हूं उसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बीइंग ए पार्टी, हमें इस जो हमारा उनके साथ हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? खबर हमारी पॉलिसी इस मौके पे ये होना चाहिए, हमें दुनिया को ये चीज़ हमें बतानी है कि कश्मीर के बगैर जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इस खित्ते के अंदर अमन नहीं हो सकता। इंडिया पाकिस्तान एंगेज रहेंगे, एनिमोसिटी रहेगी। भारत से हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए अनटिल अनलेस जब तक शाजिया ताल्लुकात। देखिए, मैं वही अभी शुरू में मैंने क्या बात की थी, देखिए कहीं कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनका फोर्सिबल आपको हल नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसका क्या करते हैं आप, उस इशू को हल उसको अलाइव रखते हैं, एक सर्टेन लेवल पे लेके जाके रखते हैं। इनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं, एजेंडे को शामिल ही नहीं करता, किसी भी प्रोग्राम में कश्मीर का एजेंडा शामिल नहीं होता। एक ऐसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आप चले जाते हैं, वहां पे जाके आप उसको हल करते हैं, आप एज ए बार्गेनिंग चिप उसको हल करते हैं। इशू यही है कि हम करते क्या, ऐसे मौके आए, ऐसे मौके, बार्गेनिंग चिप। अब वही है ना कि अब वो ये उसके लिए आपको लीडरशिप चाहिए मुल्क के अंदर, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है। 1962 में हमने कहा इंडिया चाइना का फाइट हुआ, हमने कहा हम चीन के साथ आ जाते हैं, वो एक्शंस लेने लगे, पूरा हमारा कौम करता था चीन के साथ जाके इंडिया के खिलाफ लड़ो, कश्मीर तो कम से कम ले लो, इंडिया वीक था, हार रहा था। हमने एक किस्म की बार्गेनिंग चिप उसको इस्तेमाल की, टॉक्स हुए बिटवीन द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी, सैंड्स आया और ये हुआ। देखिए, बात असल ये है कि कश्मीर पे हमने कह दिया है इट इज एन इश्यू कि जब तक वो रिजॉल्व ना हो, पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं होगा, और नहीं हो रहा है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तवज्जो देगी। करना चाहे तो पाकिस्तान के पास अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा कौन सा फोरम है? शाजिया, मेरी बात सुने, हमने देखे 2001 के अंदर 9/11 होता है, उसके बाद पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन जाता है। हमने 60-70 हजार जाने कुर्बान कर दिए, हमारे फौजी अफसरान, फौजी जवान, सिविलियन, हमारे का पूरा सोशल फैब्रिक तबाह होकर रह गया। ओबामा ट्वाइस जो है विजिट करता है इंडिया को अंदर, आपकी डिप्लोमेसी इस लेवल की है कि उसको आप सिर्फ 1-8 घंटे के लिए आप ओबामा को नहीं कहते कि जाते हुए का खुदा का खौफ करें, हमारे मुल्क में भी कदम रन जाओ, हम भी आपके लिए इतना सर्व किया है। अब ये मेरा और आपका रोल तो नहीं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने काम करना है ना। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है, उन्होंने कहा है इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन पाकिस्तान, और उन्होंने हिंदुस्तान की बात, और हिंदुस्तान ने कहा है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं तो काइंडली डू नॉट इंक्लूड अस। देखिए, कहने की बात ये है, हम हर वक्त अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। 1.2 बिलियन पीपल, 10 टाइम्स इकोनॉमी, 10 टाइम्स पॉपुलेशन, 10 टाइम्स टेरिटरी। अब आप हर वक्त अगर यही करते रहेंगे तो यू विल मीट डिसअपॉइंटमेंट्स। कभी कभी थोड़ा सा आपको इनकरेजमेंट। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं कि आपको एक सर्टेन लेवल पे इसको लाइव रखना पड़ेगा, और उसके लिए अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ द डे है। अंगूर अड्डा हुआ, उसके बाद आपने उनकी सप्लाई लाइन कट की, अमेरिकन वर फोर्स्ड टू लिसन टू यू। तो किसी ना किसी लेवल पे आपको अपना, वो कहते हैं ना कि आपको दुनिया को ये आपको बताना है कि हम भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है। बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेनी है। कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इस खित्ते के मसाइल हल नहीं होंगे, और जितनी इन्वेस्टमेंट आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं जरूर करें, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हम भी पड़े हैं राहों में, हमने भी आपके साथ। मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या मसला है कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत के बगैर मुमकिन है। एक वक्त के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कायरा साहब, ये बात एक हकीकत है कि भारत ने आज तक पाकिस्तान के नज़रिए को, पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो हैसियत है, इसको तस्लीम नहीं किया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ये बेसिकली पाकिस्तान की तकमील की जंग है जो कश्मीर लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में रही, अब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है। आपको नहीं लगता कि आप सही मानों में हमारे हुक्मरानों को अपना रवैया तब्दील करते हुए ये फैसला करना है कि हमें सही मानों में कश्मीरियों की वकालत करनी है या भारत के साथ दोस्तियां निभानी है? देखिए, कश्मीर यकीनन पाकिस्तान का अनफिनिश्ड एजेंडा है, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है और पाकिस्तान की कमिटमेंट है कश्मीरियों के साथ। और आज़ादी कश्मीर के बगैर पाकिस्तान की तकमील भी नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और हमें ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद को हमेशा अपने खून से जला बख्शी है, अपने खून से उसको फ्यूल किया है। हमारी हुकूमतों की तरफ से इस पे बड़ी अजीबोगरीब रवैया रहा है, आलमी ज़मीर हो या पाकिस्तान की इवन सरकारों के रवैये हो। जब जब कश्मीर के अंदर इंडिजिनस मूवमेंट फूटती है, वहां से लोग उठते हैं, वो अपनी जानों के नजराने देते हैं, बल्कि अपनी जानों के नजरानों से भी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, तो तब हम उनके बारे में कुछ आलमी ज़मीर भी जाग जाता है, कुछ बातें मीडिया में भी आती हैं, हमारी तरफ से भी उस पर या मखसूस दिनों पे हमारी पॉलिसी का एक रेगुलर फिनोमेना कश्मीर नहीं रहा। और हम कश्मीर को अनफॉर्चुनेटली कभी पानी के हवाले से देखते हैं, कभी दीगर हवालों से। कश्मीर को इंसानी हवाले से देखने की जरूरत है। बिल्कुल हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कश्मीर उसका कॉर्नरस्टोन होना चाहिए, उसको एक रेगुलर अपना फिनोमेना के तौर पे पाकिस्तान को एक रेगुलर पॉलिसी देनी चाहिए इस पे, जिसपे हमारी हुकूमतें उनकी कारकर्दगी जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, खासतौर पे मौजूदा हुकूमत की। वैसे ये हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी का इशू हो, पाकिस्तान की इंटरनल रियासती इस्तेहकाम का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, मुसलमानों का या इस्लाम का कोई इशू हो, पाकिस्तान के अंदर या कौमियतों का या पाकिस्तान की अक़लियतों के उनके तहफ़्फ़ुज़ का इशू हो, हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस पे आगे लीड ली है। उसके क्लेमेंट हमेशा मुस्लिम लीग होती है, बेनिफिशियरी हमेशा मुस्लिम लीग होती है, मीडिया भी उसी को बेनिफिट देता है, लेकिन काम हमेशा पीपल्स पार्टी ने किया। बट ओवरऑल कश्मीर पॉलिसी के ऊपर मैं समझता हूं हमें एक स्ट्रांग ओपिनियन लेने की जरूरत है। ये बात कि हिंदुस्तान हमारी आज़ादी को तस्लीम नहीं करता, यकीनन दुनिया का कोई भी मुल्क, हमने आज तक बांग्लादेश की आज़ादी को तस्लीम किया, हमारा भी दिल करता है कि वो हमसे, आज भी हम उसके ऊपर बहस करते हुए अपने दिलों के अंदर कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तारीखी तौर पर वो हकीकत तस्लीम शुदा हिंदुस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान भी था कभी। अगर हिंदुस्तान इसको तस्लीम नहीं करता तो वो उसको छोड़ दीजिए, उसका अपना रवैया है। लेकिन हमें अपनी आज़ादी की एक तो कश्मीरियों की कोशिश करनी चाहिए, और पाकिस्तान अपने आप को एक मुल्क के तौर पे, एक जमहूरिया के तौर पे मुस्तहकम करेगा, एक मुस्तहकम इकोनॉमी होगी, यहाँ स्टेबिलिटी होगी, तो हम कश्मीर का मुकदमा भी बेहतर लड़ सकेंगे। हमें अपने घर की खबर लेने की भी जरूरत है, इसको ठीक कायर साहब, आज के दिन कश्मीरियों के लिए कोई खास मैसेज? कश्मीरियों के लिए मैसेज तो जी एक रवायती सा रंग ही है, लेकिन कश्मीरियों के लिए मैसेज यह है कि कश्मीरियों, तुमने अपनी जानों के नजराने, बल्कि जानों से बढ़ के अबरुओं के नजराने दे दिए हैं और इतनी कुर्बानियां दे ली हैं कि अब तुम्हारी इस जद्दोजहद को रोक कोई नहीं सकता। डिले तो है, लेकिन आप इंशाअल्लाह ताला आपको आज़ादी के ये सम्राट जो है, ये आज़ादी का दिन आपको जरूर नसीब होगा, हम आपके साथ। कुछ कहना चाहिए? अच्छा, कायरा साहब लाइन पे हैं। कायरा साहब, घुमन साहब आपसे कुछ अच्छा, कायरा साहब, मैं जब आपकी गवर्नमेंट थी, नेशनल असेंबली को सेशन हम सारा देखे, अब आप PMLN है, तो आप मुझे थोड़ा सा कोई बता सकते हैं कि कंक्रीट टर्म्स में, जब से पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हम कहते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क के अंदर आई है, हमने कोई ऐसा कोई कंक्रीट स्टेप लिया हो जिसकी बेस पे आप कह सकें कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसने कश्मीर के इशू को आगे लेके गई है, या कश्मीर के इशू को किसी हल की तरफ लेके जाने की कोशिश की गई है? गुमन साहब, जब भी अपने गवर्नमेंटों की पॉलिसीज देखनी हो ना जी, तो आप जरूर देखिए कि वो गवर्नमेंटें किन हालात में आई। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा, आप समझदार लोग हैं, आपको सियासत पे, आपको माशरत पे नजर होती है, ये जरा गौर कीजिए कि पाकिस्तान की रियासत को उस वक्त सूरत हाल क्या थी और चैलेंजेस क्या थे। पाकिस्तान खारजा महाज पे बिल्कुल तनहा खड़ा था,
बर्ड का दुनिया में एक आलमी बहरान था, दहशत गर्दी की जंग बहुत तेजी से फैल रही थी, पाकिस्तान में दहशत गर्द स्पेस लेते जा रहे थे, पाकिस्तानी रियासत सुकड़ती जा रही थी, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की आग लगी थी। इन हालात में पाकिस्तान हमें मिला, 2 बड़े फ्लड आए और हमने पाकिस्तान को कंसोलिडेट किया पहले। दूसरा इशू हमारा ये था कि हम कौमियतों के साथ किए गए वादों की तरफ तो बढ़े, हम पाकिस्तान को एक मुस्तकम फेडरेशन तो बना लें, अपने घर में इससे काम होगा तो हम अपने भाई की खबर ले सकेंगे ना, तो उसकी तरफ भी कोशिश की। हमने कश्मीर के अंदर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दी और कोशिश की गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, बलोचिस्तान के लोगों को, KPK को, सबको उनकी अपनी अपनी शनाख्तें दी। इससे एक बेहतरी का अमल जरूर आया, बट भुट्टो शहीद और बीबी शहीद, उन दोनों की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंटों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कश्मीर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमात है जो बनी कश्मीर के इशू पे थी, 3 इसके बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स थे, उसमें कश्मीर फंडामेंटल इशू था। इसी तरह बीबी शहीद ने बाकायदा कश्मीरियों को ऑब्जर्वर स्टेटस दिलवाया था ताकि दूसरे फोरम पे जाके वो अपना मुकदमा पेश कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब। देखिए, पहले बात तो ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं, जो आप जंग मैदान में हारे हैं, क्या आप कॉन्फ्रेंस टेबल में जीत सकते हैं? किस मुल्क में जो एक जंग मैदान में हारा है वो कॉन्फ्रेंस टेबल में जीत गया? नंबर 1। एक आदमी था जो क्लेम किया कि मैंने जाके फतह कर लिया। कौन? भुट्टो। किधर? शिमला में। क्या फतह किया? मैंने अपने जंग कैदी वापस लिया है, मैंने अपना जमीन जो इंडिया ऑक्यूपाई किया था वो वापस लिया था। तो लोगों ने कहा यार ये वाकई मेटर्निक के बाद जो नेपोलियन के खिलाफ मेटर्निक जो किया था उसके बाद ये वाकई सही कह रहा है। बिल्कुल। तो मैं इत्तेफाकन शाजिया, आई वाज डायरेक्टर इंडिया, तो मुझे इंडियन हाई कमिश्नर ने बुलाता है, कहता है कि आपको पता है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि UN इस इश्यू को ले जाएंगे, आपको पता है इट इज़ अगेंस्ट द शिमला अग्रीमेंट। मैंने कहा क्या बात आप कह रहे हैं, क्यों? इट कैन नॉट बी। कहता है हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो में वो वॉक में इंदिरा गांधी को कहा कि तुम खुदा के लिए मुझे खाली हाथ इधर से मत भेजो, अगर तुम मुझे इधर से खाली हाथ भेजोगे मेरे मुल्क में क्या हो जाएगा, फौज भी शायद फिर आ जाए, क्या तुम चाहती हो फौज आ जाए? ये बात। और इसलिए उन्होंने कहा डोंट इंसिस्ट, इसलिए कि ये शिमला अग्रीमेंट पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है कि बाइलैटरली हम इस पे अग्री करेंगे। मगर शुक्र है कि उस अग्रीमेंट में लेटर आर्टिकल 11 में ये भी लिखा था इन अकॉर्डेंस विद UN रेजोल्यूशंस, वो हमें इस्तेमाल करके हमें ये बात फिर ऊपर ले आए। वी स्टार्टेड। इस पर आखिरी सवाल, कश्मीर मसले पर मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद कहाँ है? OIC कहाँ है? OIC तो इट इज गुड फॉर नथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। OIC का तो मेरे ख्याल में जिक्र करना भी एक फजूल बात है, कम से कम मेरे लिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारग है, तो फिर ठीक है, मुल्क के अंदर आप लोगों को शनाख्त दें, मुल्क के अंदर आप KPK को नया नाम दें, बलूचिस्तान में आप हकूक़ की बहाली करें, सिंध को हालात बेहतर करें। लेकिन जब आप कहते हैं कि एक आपकी शारग है, तो शारग के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। अब पानी के इश्यूज चल रहे हैं ना, मोदी बार बार आपको वार्निंग दे रहा है कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। तो अगेन वही है कि मैं तो शायद यही कहूँगा कि इस मसले के हल के लिए हमें सर तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। हाली साहब ने जिस तरह कहा उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, हमें कॉन्स्टेंटली एक सस्टेन्ड एफर्ट करना पड़ेगा रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। जब दुनिया के लिए हम बहुत ज्यादा सर्विस दे रहे हैं इस खित्ते में, तो कम से कम दुनिया को ये भी बताने की कुछ ले लेना अपने लिए भी कुछ लेना चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि PSP में 300 से ज्यादा जिम्मेदारान का शामिल होना, ये क्या मैसेज है MQM के लिए? छोटे से वक्त के बाद ब्रेक के बाद खुशामद। घुमन साहब, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? आपके इस्लामाबाद में जो MQM के MNAs हैं वो क्या? अनिका, इस टाइम नेशनल असेंबली के अंदर MQM के 24 MNA हैं जो कि ओरिजिनल MQM है। अच्छा, जब से ये इसका MQM का शराजा बिखरा है कराची के अंदर, तो पिछले हफ्ते नेशनल असेंबली का सेशन था, तो काफ़ी लोगों से MQM वालों से बात हुई। उनसे पूछा कि आप MQM का फ्यूचर क्या है, मुस्तकबल क्या है, क्या MQM वापस आएगी? अच्छा, बड़ी सरासीमगी फैली हुई है, बड़े बेचारे एक गैर यकीनी हालत में है। तो उसमें से आपको ये भी बता दूं, उसमें चंद MNAs तो ऐसे हैं उन फैमिलीज़ के साथ वो शिफ्ट हो गए हैं इस्लामाबाद,
वो कह रहे हैं कि जब तक देखें, जब तक हमारा ये नेशनल असेंबली चलती है तब तक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने किस तरफ जाना है। तो ये नहीं कहते कि हम अगर वहां से तंग तो पीएसपी में शामिल। मैं बताऊं, एक जो फियर फैक्टर है दैट इज स्टिल देयर। देखिए, एज लॉन्ग एज अल्ताफ हुसैन जो लंदन बेस्ड वहाँ पे हमारे ड्यूल नेशनल है वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ही इज़ लाइव एंड किकिंग एंड ही इज़ 6 feet above द ग्राउंड, तब तक अगर आप ये कहेंगे कराची के अंदर MQM चाहे वो PSP है या MQM पाकिस्तान है, MQM हकीकी है, 4, ये हमने अपनी ज़िंदगियों में देखना था कि MQM 4 हिस्सों में बढ़ गई है। तो ये सारे मेरे ख्याल में ये टामक टोइयाँ लगाने वाली बात है। ये अहमद कमाल मुस्तफ़ा साहब ये नारे लगाते रहेंगे फलाना आ गया फलाना आ गया। असल सूरत हाल शाजिया वाजे होगी जब नेक्स्ट इलेक्शन अनाउंस होंगे, 2018 के इलेक्शन। एग्जैक्टली, वो देखिए 2018 में होते हैं या फिर वो PTI जो प्रेडिक्ट करे कि हो सकता है 2017 में हो जाए। जब भी ये इलेक्शन होंगे तब फाइनल बैटल लाइंस ड्रॉ होंगी, तब पता चलेगा कौन सी MQM किस पानी में है, कौन सा लीडर किस MQM के साथ बैठा है। लेकिन तो यही फियर फैक्टर है जो इन्हें MQM के लोगों को PSP में शामिल नहीं होने दे रहा। एग्जैक्टली यही है, लोग अपने वो सारे पत्ते दिखा नहीं रही, चुप करके बैठे हैं। ये जहां से इनको कोई बंदे मिल रहे हैं, कोशिश इनकी बड़ी है कि लोग आ जाए, लेकिन वही आपको शुरू के चंद दिनों में वो चंद लोग शामिल है तो उसके बाद कोई बड़ा लीडर नहीं आया, और लिहाजा ये कि आपको वेट करना पड़ेगा अगले इलेक्शन का। उससे पहले अगर आप ये कहेंगे कमाल मुस्तफा साहब छा गए हैं या कोई दूसरी तीसरी पार्टी छा गई है, तो अभी बिल्कुल जितना मर्जी बड़े जलसे कर ले। मिसाल हमारी PTI के सामने बड़े बड़े जलसे और 2013 में क्या हुआ। पहले तो बात ये है कि ये जो MNAs हैं इस्लामाबाद में जो बैठे हैं, इनको वाकई फैसला करना चाहिए। हाँ, ये MQM की टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, MQM अल्ताफ हुसैन, दैट पार्टी इज नाउ बैंड। इनको फर्ज है इनका अपने इलेक्ट्रेट को बताएं कि हम किसके साथ हैं। अगर हम MQM अल्ताफ के साथ हैं तो इस्तीफा दें। MQM अल्ताफ इन सो मेनी वर्ड्स इज बैंड। और अगर हम इनके साथ नहीं है, MQM पाकिस्तान जो सत्तार क्लेम करता है वो एक इनहेरिटर है, तो फिर चलो शायद, मगर इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने का मौका दें कि भाई 2 पार्टीज रजिस्टर हुए हैं, एक पार्टी जिस पे आप इलेक्ट हुए थे, यू शुड ऑटोमेटिकली रिजाइन। वैसे ECP को रोका किसने इस पे एक्शन लेने के लिए? मुझे नहीं पता। ना कि जब एक शख्स के अगेंस्ट आपने कहा कि वो गुद्दारे पाकिस्तान है, उसके अगेंस्ट इतना ज्यादा आपके पास एविडेंस आ गया, आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने स्पीचेस बैन कर दी। एक बात समझ में नहीं आ रही, MQM बिखर रही है लेकिन फंक्शनल लीग के 2 लोग शामिल हुए हैं, डॉक्टर जहां ज़ेब हैं, टिसोरी साहब MQM में शामिल हुए हैं। MQM में? MQM पाकिस्तान में, MQM पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। ये फारूक सत्तार साहब ने इसका बताया था जब परसों उन्होंने मीडिया टॉक। लेकिन ये समझ नहीं आ रही इसके पीछे क्या उनकी सोच है कि वो क्यों ये MQM के MNAs के पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। अगर मैं सत्तार होता तो मैं कहता कि तुम्हें उठ के खड़े होकर अगर तुम डिक्लेयर करते तो MQM पाकिस्तान हो तो फिर मेरा टिकट नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तुम्हें मिलेगा। इट वाज अ ब्रेव स्टेप। और कमाल तो इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा शाजिया, उसमें से एक MNA का ये कहना था कि कल कलाम को अगर सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट की दोबारा बन जाती है अल्ताफ हुसैन साहब के साथ, तो वो दोबारा इमर्ज हो जाते हैं, दोबारा उनकी तकरीरें शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल चुप करके बैठे, वो कह रहे हैं कि चलें आप देखें वो हवा कैसे बदलती आने वाले दिन। उनको मिलनी नहीं चाहिए गोमन साहब, मेरा पॉइंट ये है, यू हैव टू डिसाइड। सर, अगर कोई आप किसी मुअज़्ज़ब मुआशरे में और फंक्शनल डेमोक्रेसी में आप सर्वाइव चल रही होती ना, किसी मुल्क में होती, तो जब ये अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब तक फैसला वो इस पे एक्शन ले लेना चाहिए था, वो मोटर ले लेना चाहिए था और अब तक डिसाइड हो जाना चाहिए था। ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। यही फियर फैक्टर डॉक्टर फारूक सत्तार को भी लगता है रोके हुए। नहीं, बहुत सारे लोगों को रोका हुआ। आप क्या उससे क्या? नहीं, दैट्स नॉट फेयर। वो तो बड़ी गलत क्रिटिसिज्म है जाजिया। वो तो कहता है आई एम द नेचुरल सक्सेसर ऑफ अल्ताफ हुसैन, इसलिए कि अल्ताफ इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ माय पार्टी, मेन MQM मेरा है। अब ये आ गए हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, आज उन्होंने अनाउंस किया जैसे आपने कहा 300 लोग आ गए हैं। 300 लोग ये हैं जो रेड्स कर रहे हैं इन द मेन धड़ ऑफ द पार्टी, मेन बॉडी ऑफ द पार्टी। ये कह रहे हैं 300। फिर वही सवाल जो मुहाजिर कम्युनिटी है उसका वोट तो फिर डिवाइड हो जाएगा, किसकी तरफ जाएगा? MQM पाकिस्तान है, MQM लंदन है, MQM की जो नई जमात बनी है पाकिस्तान पार्टी है। मेरा आपका आर्गुमेंट ये है ना कि डिवाइड हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक नया इलेक्शन नहीं होते, नए इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, उस टाइम पता चलेगा कौन सा लीडर किसके साथ जा रहा है, किस पार्टी में जा रहा है, किस इलेक्शन सिंबल के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि पता है पाकिस्तान के अंदर जब नई बसात बिछती है तो उसमें सियासत में तो वैसे भी कोई चीज वो हरफे आकर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए इलेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्शंस के लिए हम ये नहीं करें।
اگر آپ لوگوں نے اقتدار میں نہیں آنا ہے, اقتدار نہیں چاہیے تو لوگوں کو NGO بن جائے, NGO بن جائے, رجسٹر یور سیلف. سیاسی جماعت کیوں بنائی آپ لوگ؟ وہ یہ نا کہ آج کل تو وہ اسلام آباد کے اندر بڑا لطیفہ چل رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ وہ کر کس کے کہنے پہ کیا کر رہے ہیں, کیا وہ واقعی اپنی پارٹی چلا رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کچھ کر رہے ہیں, اور کل کلاں کو ہو سکتا ہے کسی دوسری تیسری پارٹی میں بنا چلے جائیں, لیکن وہ ابھی تک وہی ہے کہ یہ سارے وہ ڈرامے بازی میں ان سو مینی ورڈ معذرت کے ساتھ. ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ایم کیو ایم بکھری ہے, ایم کیو ایم لندن کا تو الطاف حسین کی پارٹی کا تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کی پارٹی جو ہے پہلے 7-10 دن تھی ستار صاحب کے ساتھ, اور ان کو پہلے 23rd to 30 اس کے بعد واقعی ان کا کچھ رابطہ کٹ گیا ہے, مگر ختم نہیں ہوا ہے, انٹرپٹ ہوا ہے, ایبسولوٹلی کٹ نہیں ہوا ہے. اونلی پارٹی جو واقعی ان اپوزیشن آف الطاف حسین ہے وہ ہے. شازیہ, میں نے جو الطاف حسین کا جو انفلوئنس ود ان مہاجر کمیونٹی اور کراچی کی سیاست کے اندر, اب تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے, 3-4 دہائیاں جہاں پہ آپ نے بالکل انڈسپیوٹڈ ایز پولیٹیکل لیڈر آپ وہاں پہ رہے ہیں, آپ کو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کو چیلنج کرے. وہاں پہ تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو مہاجر ہیں وہ سانس بھی گن کے لیتے ہیں, وہاں پہ اجازت رہتی ہے کہ آج آپ اتنے سانس لے لیں تو آپ اتنے سانس لیتے ہیں, تو آپ کیسے ان کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں؟ بات وہی کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ خاور گھومر ظفر ہلالی صاحب, میں تمام مہمانوں کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.